नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, कल हमने जो है गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास को देखा था। उसमें से कुछ प्रमुख शासक जो है जैसे स्कंदगुप्त और कुछ परवर्ती शासक जो हमसे छूट गए थे, शेष रह गए थे। छूट क्या गए थे? शेष रह गए थे। और आज जो है उनको देखेंगे। उसके बाद जो है गुप्तकालीन प्रशासन में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो कुमारगुप्त था उसके बाद जो प्रमुख शासक आता है गुप्त वंश में वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का पुत्र रहता है और इसकी उपाधि देख लीजिए। इसकी दो प्रमुख उपाधियाँ हैं। पहली उपाधि जो इसकी है ये है क्रमादित्य और दूसरी है गुप्त वंशैक वीर। यह उपाधि इसकी जो है भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है स्कंदगुप्त की। अब इसके कुछ प्रमुख अभिलेखों को देख लेते हैं स्कंदगुप्त के। इसके देखिए प्रमुख अभिलेखों में पहला अभिलेख जो है वो जूनागढ़ का अभिलेख है। और इस जूनागढ़ अभिलेख में मैंने आपको जब मौर्योत्तर काल पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि जो शक शासक रुद्रदामन रहता है उसके समय में जो एक झील रहती है सुदर्शन, और उसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था मौर्य वंश में। तो फिर से जो है जूनागढ़ में जो ये सुदर्शन झील रहती है उसमें दरार उत्पन्न हो जाती है। तो स्कंदगुप्त का जो राज्यपाल रहता है जूनागढ़ का, पर्णदत्त, ये राज्यपाल रहता है जूनागढ़ में, और पर्णदत्त को कहकर स्कंदगुप्त ने आदेश दिया और पर्णदत्त ने फिर से उस झील का जीर्णोद्धार करवाया और फिर से वो झील सही हो गई। तो इसमें जो है उस बात का उल्लेख है। तो हमने देखा कि चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित थी यह, उसके बाद रुद्रदामन द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया, उसके बाद गुप्त काल में आके फिर से इसका जीर्णोद्धार जो है वो स्कंदगुप्त द्वारा करवाया जाता है। और यहाँ जो है विष्णु के मंदिर का भी निर्माण किया जाता है। इसके बाद जो स्कंदगुप्त का दूसरा एक प्रमुख लेख है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी माना जाता है, देखिए वो है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान गाजीपुर जनपद में स्थित है और यह एक स्तंभ लेख है। और इस स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त के समय जो है पुष्यमित्रों, और पुष्यमित्र एक देखिए जनजाति रहती है, पुष्यमित्र जनजाति, और उसके बाद हूण जो है, हूणों के बारे में आप जानते हैं और पढ़ेंगे भी। हूणों का आक्रमण होता है, पुष्यमित्रों और हूणों का जो है आक्रमण होता है और बड़ी ही सफलतापूर्वक स्कंदगुप्त जो है इन दोनों लोगों को पराजित करता है और उसके बाद अपने राज्य की रक्षा करता है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण फैक्ट कह सकते हैं आप, वो देखिए जो भीतरी अभिलेख से आता है, पहली बार जो है स्पष्ट भूमि दान का या भूमि अनुदान का जो स्पष्ट अभिलेख, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये देखिए पुरातात्विक साक्ष्य है और स्पष्ट अभिलेखीय साक्ष्य जो है भूमिदान का इससे मिलता है। और यहाँ पर भी जो है ये स्कंदगुप्त द्वारा जो है हूणों को पराजित करने के बाद भगवान विष्णु का एक मंदिर निर्माण की बात कही जाती है और उसी मंदिर निर्माण के बाद जो है उस मंदिर को ग्राम दान देने की बात कही है। तो ये ग्राम दान या भूमिदान की जो चर्चा है इसमें स्पष्ट रूप से मिलती है। मैं भूमिदान के बारे में या ग्रामदान के बारे में आपको इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि जब आप मेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो मेंस में जो है एक आपको टर्म आएगा हिस्ट्री में पढ़ने के लिए, सामंतवाद। तो जो सामंतवाद की प्रवृत्ति है वो कैसे भूमि अनुदानों से प्रभावित होती है, आर.एस. शर्मा सर का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो चल के आगे जब आप सामंतवाद पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। इसलिए मैं जो है इसको जोड़ दे रहा हूँ और इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है प्राचीन इतिहास में। इसके बाद देखिए इसके दो और प्रमुख अभिलेख हैं। एक है कहोम अभिलेख जो गोरखपुर से प्राप्त है और दूसरा है सूपिया अभिलेख जो रीवा मध्य प्रदेश से प्राप्त है। अब इसके बाद स्कंदगुप्त ने जो है वो चीन के साथ इसके राजनयिक संबंध रहते हैं और अपना दूत मंडल ये चीन के सम्राट के दरबार में भेजा रहता है। तो ये स्कंदगुप्त से ज़रूरी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हो गई। अब इसके बाद देखिए स्कंदगुप्त के बाद जो है गुप्तों की शक्ति जो है वो कम होने लगती है और इसके कुछ परवर्ती गुप्त शासक जो बाद के गुप्त शासक हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आता है वो है पुरुगुप्त, और पुरुगुप्त की जो उपाधि है वो प्रकाशादित्य की रहती है और ये पहला गुप्त शासक रहता है जो बौद्ध धर्म का उपासक बन जाता है। हम देख रहे हैं कि जितने भी स्कंदगुप्त तक आपके गुप्तवंशीय शासक थे ये सभी लोग वैष्णव धर्मानुयायी थे और वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जो पुरुगुप्त है ये क्या है, ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक आयु में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक आयु में शासक बनने वाला व्यक्ति कौन था तो वो भी गुप्त वंश में पुरुगुप्त था, है ना। ये सर्वाधिक वृद्धावस्था में शासक बनता है और सर्वाधिक लंबे समय तक शासक की अगर बात की जाए तो मैंने आपसे कहा था कि वो कुमारगुप्त था। अब इसके बाद देखिए
पुरुगुप्त के बाद जो है वो बनता है गुप्त सम्राट बुद्धगुप्त, और इसकी उपाधि परम दैवत की होती है। और स्कंदगुप्त के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली शासक अगर पूछा जाए तो ये बुद्धगुप्त ही रहता है। इसके बाद जो है सारे गुप्त शासक जितने होते हैं वो कमज़ोर साबित होते हैं। अब ये जो बुद्धगुप्त है, इसके बाद जो देखिए जो गुप्तों का साम्राज्य है वो 3 क्षेत्रों में बढ़ जाता है, और एक समय में ही 3 क्षेत्रों में 3 शासक जो है सत्ता पे काबिज होते हैं। तो जिसमें पहला जो शासक रहता है वो नरसिंहगुप्त बालादित्य रहता है, और यह किस क्षेत्र पर शासन करता है? मगध पर शासन करता है। और यही नरसिंहगुप्त बालादित्य जो रहता है, इसी के समय हुड़ आक्रांता रहता है मिहिरकुल, वो इस पे आक्रमण करता है, किंतु नरसिंहगुप्त बालादित्य ने जो है इसको मिहिरकुल को पराजित कर दिया, किंतु अपनी माँ के कहने पर यह मिहिरकुल को जिंदा छोड़ देता है। अब जो दूसरा शासक रहता है वो है भानुगुप्त, और भानुगुप्त का जो क्षेत्र है वो है मालवा। और आप सभी जानते भी हैं कि जो भानुगुप्त का मालवा क्षेत्र है, यहाँ एक अभिलेख मिला है मालवा से, एरण अभिलेख, 510 ईस्वी का एरण अभिलेख है। और सती प्रथा का जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है, प्राचीनतम, सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य या पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो सती प्रथा का, वो इसी एरण अभिलेख से मिलता है। इसलिए आपको याद रखना है, और ये बहुत बार रिपीटेड है, और इसको शायद मुझे इस तरह से फैक्ट को बताने की ज़रूरत ना हो, आप हर जगह देखेंगे कि ये पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। ये तो टिप ऑफ द टंग होना चाहिए आपके, कि एग्जाम में अगर आ रहा है तो आप तुरंत कर जाइए इसको। फिर इसके बाद देखिए तीसरा जो शासक है वो है वैन्यगुप्त, और वैन्यगुप्त का जो क्षेत्र रहता है वो बंगाल रहता है। और वैन्यगुप्त ही वो शासक है जिसको नहरों का निर्माता कहा गया है गुप्त काल में, और इसका एक अभिलेख है गुड़ैधर। वैसे इसके 2 प्रसिद्ध अभिलेख हैं, एक है कोमिला और दूसरा गुड़ैधर। तो इसका जो गुड़ैधर अभिलेख है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इसमें सामंत या महासामंत शब्द की चर्चा की गई। अब देखिए फिर वही मैं आपसे कहूँगा कि जो मैं सामंतवाद की बात कर रहा था, तो यहाँ सामंत और महासामंत जो शब्द आता है ये भी पुष्ट करता है कि किस तरह से गुप्त काल में जो है भूमि अनुदान बृहद पैमाने पर दिए जा रहे हैं, और उसके वजह से जो है क्षेत्रीय राज्यों का अस्तित्व आता है। आगे चल के आप देखेंगे। अब इसका जो अंतिम शासक है वो है आपका विष्णुगुप्त। मैंने आपको बताया था कि जो पहला शासक था वो श्रीगुप्त था और अंतिम शासक विष्णुगुप्त है, तो ये आप याद रखें। इस हिसाब से देखिए जो गुप्तकालीन प्रमुख प्रशासक थे या शासक थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। शासकों का जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता था वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब जो हम गुप्तकालीन प्रशासन को देखेंगे, तो गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे पहले देखिए केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करें तो केंद्रीय प्रशासन के शीर्ष पे जो है वो राजा बैठता था, और राजा बड़ी बड़ी उपाधियाँ इस समय धारण करता है। उसकी शक्ति भले कम होती है लेकिन उपाधियाँ परम भागवत, परम दैवत, इस तरह की उपाधि वो धारण करता है। अब इसके बाद देखिए कुछ प्रमुख केंद्रीय अधिकारी रहते हैं, उनके नाम और उनके क्या काम रहते हैं वो आप जान लीजिए, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक अधिकारी रहता है गुप्त युग में केंद्रीय प्रशासन में प्रतिहार। यह जो है अंतःपुर का प्रमुख, अंतःपुर यानी जो राजमहल रहता है, राजमहल के आंतरिक कार्यभार का जो काम रहता है ये आपका प्रतिहार देखता है। इसके बाद एक पद है महाप्रतिहार का। महाप्रतिहार राजमहल के जो रक्षक होते थे, यानी जो सिक्योरिटी होती थी, उनका प्रमुख होता था। याद रखिएगा, जैसे आजकल प्रधानमंत्री के साथ एसपीजी चलती है तो उसके एक हेड होते हैं, उसी तरह के हेड जो हैं महाप्रतिहार हुआ करते थे गुप्त वंश में। फिर एक पद है महाबलाधिकृत। ये नाम से ही स्पष्ट है कि सेनाध्यक्ष था, ये महासेनापति इसको कहा जाता था। फिर दूसरा पद है एक संधि विग्रही, यह युद्ध और शांति का मंत्री होता था। इसको याद रखिएगा, इसको बहुत पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी। फिर एक पद आता है दंडनायक, न्यायाधीश को कहा जाता था। फिर दंडपाशिक, देखिए ये दंड नायक है और ये दंडपाशिक है, तो दंडपाशिक यानी गुप्तकालीन जो पुलिस थी उसको कहा जाता था। अब देखिए कि इस समय जो है पुलिस व्यवस्था स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। अब इसके बाद एक अधिकारी है विनय स्थिति स्थापक। यह जो है धर्म, नैतिकता और मंदिर की देखरेख, यानी इसके साथ जो है कई कार्य जुड़े हुए हैं। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए कि धार्मिक मामलों की देखरेख करता था, नैतिकता बनाए रखता था समाज में, और उसके बाद मंदिर का जो प्रशासन होता था वो कौन देखता था? विनय स्थिति स्थापक, ध्यान रखिएगा। फिर एक अधिकारी है खाद्य टपाकिक। यह देखिए भोजनालय अध्यक्ष होता था, यानी शाही भोजनालय का जो प्रधान होता था वो खाद्य, नाम में ही देखिए खाद्य जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का कोई इसमें विशेष कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक अधिकारी देखिए है वो है कुमारामात्य, और इस कुमारामात्य की जो नियुक्ति होती थी वो
प्रांतों में होती थी। और देखिए ये एक तरह से आईएएस की तरह अधिकारी होता था। जैसे हम देखते हैं कि आज भी प्रांतों में या स्टेट कैडर होते हैं हमारे यहाँ, और नियुक्ति उनकी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो अधिकारी किसके होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। तो इसी तरह से इनकी भी नियुक्ति सीधे केंद्र द्वारा होती थी और ये राज्य में नियुक्त होते थे। तो कुमारा मात्य को भी याद रखिएगा आप। और एक चीज़ और है कि कुमारा मात्य विशेष रूप से जो राजघराने से या राज परिवार के लोग होते थे उनको ये पद दिया जाता था। अब देखिए केंद्रीय प्रशासन के बाद जो है प्रांतीय प्रशासन आता है। तो प्रांतीय प्रशासन को इस समय देश, अवनी या भुक्ति कहा जाता था। कई नाम हैं इसके, जैसे आज हम कहते हैं स्टेट, राज्य, प्रांत, आज भी हम कहते हैं। तो उसी तरह से प्रांत को जो है देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। अब इसमें देखिए जो सीमांत के प्रांत थे यानी सीमाओं पर स्थित प्रांत थे, उनका जो प्रमुख था या प्रशासक था उसको गोप्ता कहा जाता था। और जो आंतरिक प्रांत थे यानी जो राज्य के अंदर के क्षेत्र थे, उनके जो प्रशासक या प्रधान होते थे उनको उपरीक महाराज कहा जाता था। तो ये आप अंतर याद रखिएगा दोनों में कि गोप्ता और उपरीक महाराज में बेसिक डिफरेंस क्या था, इसको आप जान लीजिए। फिर प्रांत के नीचे देखिए विषय प्रशासन आता था। विषय मतलब जिला प्रशासन आता, और इसका जो प्रमुख होता था वो विषयपति होता था। अब देखिए इसमें एक लेख मिला है पंजाब में, फरीदपुर ताम्रपत्र लेख। उस फरीदपुर ताम्रपत्र लेख से हमें जो गुप्तकालीन स्थानीय प्रशासन है उसके विषय में सूचना मिलती है कि जो जिले का प्रशासन होता था उसमें 20 सदस्यीय समिति द्वारा प्रशासन का कार्य किया जाता था, और उसमें 4 प्रमुख जो सदस्य होते थे उनका जो विवरण है वो फरीदपुर ताम्रलेख में मिलता है। तो इसको भी आप याद रखिए कि वो 4 प्रमुख लोग कौन थे, आपको ये याद रखना है। तो देखिए इसमें जो है नगर श्रेष्ठी यानी जो नगर का व्यापारिक लेन देन का प्रधान था। फिर सार्थवा जो कारवां का प्रधान होता था, कारवां यानी जो चल फिर कर व्यापार करते थे वो। फिर प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ, ये 4 प्रमुख लोगों के बारे में बताया गया है। कहाँ? फरीदपुर ताम्रपत्र लेख, ये पंजाब से मिला हुआ है, उसमें जो है विवरण मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि ये चारों जो लोग थे ये विषय या आहार, मौर्य काल में इसको आहार भी कहा जाता था, जिला प्रशासन से संबंधित लोग थे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक इकाई पेठ भी आती है, उसको जनरली गुप्त काल में गाँव का समूह कहा गया है, उसके विषय में बहुत विशेष सूचना नहीं है। अब पेठ के बाद जो नीचे सबसे निचली इकाई होती थी वो होती थी ग्राम प्रशासन की। अब एक चीज़ और देखिए कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस समय सामंतवाद का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है, भूमि अध्वान बढ़ने लगते हैं। तो जो गुप्त काल में ग्राम प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, और ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि हम देखते हैं कि मौर्य काल में जो है वो प्रशासन का केंद्रीकरण था, लेकिन यहाँ आके हम देख रहे हैं प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो इस समय चल के जो है देखिए ग्राम प्रशासन काफ़ी मजबूत स्थिति में होता है। और मैंने कल भी बताया था कि जो सांची अभिलेख है गुप्तकालीन, उसमें पंचमंडलियों की चर्चा की गई यानी ग्राम पंचायतों की चर्चा की गई। तो यहाँ देखिए ग्राम पंचायत से कुछ संबंधित कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, उनको देख लीजिए। एक अधिकारी आता है अष्टकुलाधिकारी, यह जो है ग्राम में भूमि का जो क्रय विक्रय होता था उसकी देख रेख करता था और उसका विवरण रखता था। इसके बाद जो आता है एक अधिकारी ग्रामिक, ये मुखिया होता था ग्राम का, यानी आज जैसे हमारे यहाँ गांव में प्रधान होते हैं उसी तरह से ग्रामिक होता था गुप्त काल में। फिर आज भी देखिए ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो उस समय पंचमंडलियों के जो सदस्य होते थे उनको महत्तर कहा जाता था। तो ये 3 प्रमुख अधिकारी हैं ग्राम प्रशासन से संबंधित। अब ये देखिए इनकी प्रशासनिक संरचना हो गई। अब भू राजस्व प्रशासन या भू प्रशासन से संबंधित कुछ प्रमुख चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसमें देखिए कुछ भूमि के प्रकार हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षा में अक्सर, उनको आप जान लीजिए। 3-4 टाइप की भूमि है। तो पहली जो भूमि का प्रकार है वो है क्षेत्र। ये खेती योग्य जो भूमि होती थी उसको क्षेत्र कहा जाता था गुप्त काल में। फिर दूसरे प्रकार की जो भूमि है वो खिल्य कहलाती थी, यानी ये बंजर भूमि होती थी, इस पर कुछ पैदावार नहीं होती थी। और तीसरे प्रकार की जो भूमि है उसको वास्तु कहते थे। वास्तु मतलब वास योग्य भूमि, जहाँ जो है निवास होता था या स्थायी बस्तियाँ होती थी। फिर एक प्रकार की भूमि है अप्रहत, यह एक तरह की जंगली भूमि थी जिस पे कभी हल नहीं चला गया था, और ये एक तरह से समझिए परती भूमि जो थी उस पर। और एक भूमि का प्रकार देखिए ब्रह्मदेह है, ये ब्राह्मणों को जो ग्रामदान दिए जाते थे उस तरह की भूमि है। इसके बाद भूमि के प्रकार के बाद हम कुछ प्रमुख कर के बारे में देखते हैं जो गुप्त काल में प्रचलित थे। तो देखिए पहला कर जो है विष्टि, यानी जो बेगार होता था उसको विष्टि कहते थे।
उसके बाद एक कर है इसमें गुल्म। गुल्म जो है, जो वन उत्पाद होते थे उनके ऊपर राज्य के द्वारा जो कर लगाया जाता था वो गुल्म कहलाता था। फिर एक कर है मेय, अन्न के ऊपर यानी अनाज का जो प्रोडक्शन होता था उसके ऊपर और जो कर होता था और वो अन्न के रूप में ही प्राप्त होता था, उसको मेय कहा जाता था। उसके बाद एक देखिए कर है इस समय हिरण्य। हिरण्य जो है वो नगद यानी कैश में जो टैक्स लिए जाते थे वो। फिर एक अगला कर है भूतोप्रांत प्रत्यय। यह जो है आयात पर लगता था। भूतोप्रांत प्रत्यय जो है ये आयात पर लगाया जाने वाला कर था। अब कर के बाद देखिए कुछ प्रमुख भू प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं, उनको हम देखते हैं। तो जो पहला अधिकारी देखिए ये है ध्रुवाधिकरण। ये भूमि कर संग्रह से संबंधित अधिकारी था और जो भूमि कर संग्रह किया जाता था उसका देखभाल ये व्यक्ति करता था। फिर एक अधिकारी ये महाच पटलिक, ये लेखा प्रभारी होता था, यानी जो टैक्स रेवेन्यू इस समय कलेक्ट हो रहे हैं भूमि कर जो थे उसके लेखा परीक्षण या लेखा का कार्य जो था ये महापक्ष पटलिक करता था। उसके बाद एक अधिकारी एक कर्णिक, ये भूमि अभिलेख यानी जो रिकॉर्ड होते थे, आप कह सकते हैं पटवारी जैसे आजकल गांव में होता है, भूमि लैंड रिकॉर्ड रखते हैं, उस तरह का कार्य जो है कर्णिक का होता था। फिर एक अधिकारी देखिए है दिविर। दिविर जो है वो लिपिक का काम करता था, ये क्लर्क था। जैसे हम आज देखते हैं कि ऑफिस में आप जाएंगे तहसील में तो वहाँ क्लर्क बैठे होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित, तो ये दिविर जो है वो क्लर्क था। अब इसके बाद देखिए 3 प्रमुख मुद्राएं हैं स्वर्ण, रजत और ताम्र की। क्या क्या उनके नाम थे उनको देख लीजिए आप। इस समय जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसको जो है दिनार कहा जाता था। और मैंने जब शासकों के बारे में आपको बताया था तो वहाँ विभिन्न शासकों द्वारा जारी विभिन्न प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं के बारे में भी बताया था, तो वही है स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्रा जो थी उसको दिनार कहा जाता था और इस समय जो रजत की मुद्रा होती थी उसको रूपक कहा जाता था। हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में इसको पण या धरण कहा जाता था, लेकिन यहाँ आके रूपक कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि अगर रूपक पूछ दे तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत आनी चाहिए कि ये बात जो है ये गुप्त काल की जा रही है, और पण की बात की जाए तो आप याद रखिए कि सीधे आप मौर्य काल में चले जाएंगे। फिर जो ताम्र की मुद्रा थी इस समय, इसको देखिए मासक कहा जाता है। मौर्य काल में हमने देखा था कि इसको काकड़ी कहते थे, लेकिन यहाँ आके इसको मासक कहा जाता था। तो अब देखिए गुप्तकालीन जो प्रशासन है मुख्य, और भू राजस्व प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, ये सारी चीज़ें और प्रमुख कर, दिनार, मुद्रा, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद जो है इसमें एक वीडियो मुझे लगता है बनना चाहिए, और वो है इनका सांस्कृतिक इतिहास। और मुझे लगता है कि उनमें जो गुप्तों का सांस्कृतिक इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से सीधे प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि साहित्य है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उससे बहुत प्रश्न बनते हैं। मंदिर आर्किटेक्चर की शुरुआत जो है यही समय है जहाँ से टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है। तो कल जो है मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, और अभी के लिए धन्यवाद।